फिर हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया हमारा, लेकिन स्टेट्स को लगता था यार कुछ काम सेंटर यदि कर देता तो हमारे लिए आसान हो जाता। इस बात को समझने में 6 साल लगे। इट टुक 6 years। और फिर 7th अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में। 1956 में इसमें गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहेगी। कौन कहेगा? गवर्नर कहेगा किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि कंसेंट है ना भी है कि भाई साहब ये क्या आप हमारा काम कर देंगे प्लीज। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 है जिसको मैंने रिवर्स डेलीगेशन शब्द दिया था। ठीक है, ये कौन से काम है जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो सेंटर से करवा लेंगे हम कि साहब ये आप कर दो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये 258 1(2)(a) क्लियर। अब बात आता है सेंटर्स डायरेक्शंस टू द स्टेट्स। सेंटर्स डायरेक्शंस टू द स्टेट्स, जो हमने बोला था ना, डी का दूसरा डी, डेलीगेशन के बाद दूसरा डायरेक्शन। ये आर्टिकल 256 और 257 है। ठीक है, अब देखो जो आर्टिकल 256 है, जब आप इसको देखते हो तो इसमें ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन है। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन, संघ की भी और राज्य की भी बाध्यताएं हैं, कुछ ये करना ही करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बाध्यता बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शब्द क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स, दोनों याद रखिएगा। मतलब दो पार्ट्स हो गए हमारे पास। तो पहला पावर है कि भाई स्टेट जब अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करेगा तो वो इस तरह से करेगा कि पार्लियामेंट के कानूनों को नुकसान ना पहुंचे। पार्लियामेंट ने यदि कोई कानून बनाए हुए हैं सेंटर ने, तो उसके साथ कंपैटिबिलिटी के साथ काम करे, उसको ब्रीच नहीं करे। समझ गया कि नहीं समझ गया? पहला पार्ट कौन सा है कि स्टेट जब अपनी एग्जीक्यूटिव पावर यूज करेगा तो पार्लियामेंट्री लॉज के इनकम्पैटिबल डिसीजंस नहीं लेगा वो। तो क्या है पहला पार्ट? एग्जीक्यूटिव पावर्स of every state shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by parliament and any existing laws which apply in the state। समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी राज्य के लिए विशेष कानून बने होते हैं उसके लिए भी, और दूसरा यदि पार्लियामेंट्री लॉ उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, उसका कंप्लायंस होना चाहिए, उसके अगेंस्ट आप काम नहीं करोगे। ये तो स्टेट का ऑब्लिगेशन है, तो क्या यूनियन का ऑब्लिगेशन नहीं होगा? लेकिन जो ऑब्लिगेशन यूनियन का है वो ऑब्लिगेशन ना होकर के अथॉरिटी जैसा लगता है, ऑर्डर देने जैसा लगता है, वो ऑब्लिगेशन कम लगता है मुझे। वो ये कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall extend to the giving of such direction to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। to be necessary for that purpose मतलब जरूरी हो तो उस पर आप डायरेक्शन दे दो। तो ये डायरेक्शन है ना, सेंटर दे रहा है स्टेट को डायरेक्शन, और स्टेट का ऑब्लिगेशन है कि वो जब कोई काम कर रहा है तो पार्लियामेंट्री लॉ और कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ के कंप्लायंस को खराब ना करे वो। ये है, तो दोनों डायरेक्शन है इसमें, लेकिन इसमें सेंटर का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। ये आर्टिकल 256 में याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
और 257 में दिया हुआ है कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। अब इन दोनों में अंतर है 256 और 257 में। 256 कहता है कंप्लायंस होना चाहिए। क्या कह रहा है? कंप्लायंस होना चाहिए पार्लियामेंट्री लॉज का या किसी भी एग्जिस्टिंग लॉज का। और 257 ऐसा है कि इसमें प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, इंपीड नहीं करना चाहिए। मतलब समझ लेना, पहला वाला ये कहता है कि जब अपने काम करो तो आप सेंटर के पार्लियामेंट के लॉ को ध्यान रखो, और दूसरे में ये कह रहा है 257 में कि जब आप अपना काम करो तो सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर के अगेंस्ट प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए और उसको इंपीड भी नहीं करना चाहिए। तो पहला 256 जो है वो लेजिस्लेचर वाला मामला है, लेजिस्लेटिव पावर्स वाला मामला है। तो एग्जीक्यूटिव क्यों, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पावर दे रहा है, तो उसका कंप्लायंस है। पहला पॉजिटिव है, दूसरा प्रिवेंटिव है, प्रिकॉशनरी है। समझ गया कि नहीं समझ गए? दोनों में अंतर समझ गए? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? एक कह रहा है कि ये करते समय ध्यान रखना कि इसका भी कंप्लायंस हो, और दूसरे में कह रहा है कि ये ध्यान रखना हमारी शक्तियों में हस्तक्षेप मत कर दियो तुम, नहीं तो 356 आएगा चट्ट से। नॉट टू इंपीड और प्रेजुडिस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर। ठीक है, यूनियन। और दूसरा जो है उसमें यह है कि भाई यूनियन भी जब डायरेक्शन देगा तो वो नेसेसरी फॉर द पर्पज होगा, भाई आप करो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 256 में डायरेक्शन है। डायरेक्शन में दो पार्ट हमको दिख रहे हैं। एक पार्ट क्या दिख रहा है? एक पार्ट दिख रहा है कि जब आप कानून बना रहे हो, जब आप काम कर रहे हो, तो पार्लियामेंट के कानून का ध्यान रखो, कंप्लायंस हो उसकी। और दूसरे में क्या कह रहा है? एग्जीक्यूटिव पावर में नुकसान मत करना उसके। दो पार्ट्स हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? तो ये 256 257 है। दो केसेस भी हैं इसमें। कौन कौन से केसेस हैं बताओ भाई? दो केसेस हैं। एक केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा है स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों में कहा गया है कि सेंटर को यह डायरेक्टिव देने का अधिकार है। समझ गए? जब हम 257 234 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 257 234। तो इसमें डायरेक्शन है, लेकिन किस चीज के लिए वो भी लिख लो, ये सिंपल है लेकिन है। इसमें 57 257 2 में ये लिखा हुआ है कि डायरेक्शंस दे सकते हैं किस चीज के लिए? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस। ठीक है। अब देखो, मींस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब सड़क, रेलगाड़ी, ये सब चीजें आती हैं। याद रखना कि कम्युनिकेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? स्टेट सब्जेक्ट है। मतलब किसमें है? 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में है। लेकिन इसमें भी जो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की है वो डायरेक्शन दे सकता है कि इसको मेंटेन करो, इसका कंस्ट्रक्शन करो। ठीक है, क्लियर? और इसमें जो चीजें हैं वो कौन कौन सी आती हैं? हाईवेज आती हैं, वाटरवेज आते हैं। क्लियर? देन 257(3) में प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट है, ये स्टेट को जिम्मेदारी दी जाती है। नहीं तो कहीं पर कोई पटरी उखाड़ रहा है स्टेट का, हमें तो देखना ही नहीं है।
ये तो सेंटर का काम है, हो सकता है ना। तो रेलवेज का भी पूरी तरह से प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। और 257(4) जो है वो कंप्लायंस टू द डायरेक्शन है, कंप्लायंस टू द डायरेक्शन है। किसके लिए? 257(2) और 257(3) में। एक तो कम्युनिकेशन के लिए और दूसरा रेलवेज के लिए। कम्युनिकेशन के लिए, मिलिट्री के लिए, नेवी के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, जो भी दिए गए हैं डायरेक्शंस कि भाई इनको रोड मेंटेन करो, है ऐसा कि नहीं है? तो ये 257(4) में 2 और 3 में डायरेक्शन जो दिया गया उसका कंप्लायंस आपको करना, नहीं करेंगे तो क्या होगा? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी माना जाएगा। ये भी ध्यान रखना इसको। यदि कोई कंप्लायंस स्टेट नहीं करता है तो क्या माना जाएगा? फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। सेक्शन आर्टिकल 356 लागू किया जा सकता है इस मामले में भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें भी जो पैसा देना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जो भी डिसाइड किया गया हो, पैसा हमेशा दिया जाता है। अब हमारे पास आता है सीधे सीधे ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312। देखो हमने पहले भी बताया हुआ है कि ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे यहां 3 हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाता है पार्लियामेंट। बहुत ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, पूरी बात सुन लेना। लिख तो लो, अभी से ही लिखना शुरू कर दो। कौन बनाता है? पार्लियामेंट। लेकिन इसमें राज्यसभा की स्थिति कुछ ज्यादा पावरफुल है। इसमें जो रेजोल्यूशन पहले आएगा कि ये हमें एक ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है, ये पहले राज्यसभा में आएगा। समझ गए मेरी बात को? फिर उसके बाद लोकसभा में जाएगा। तो बात तो पूरी है कि पार्लियामेंट ही बना रही है, लेकिन पहले कहां जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा का रेजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और उसमें यह लिखा होना चाहिए, इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट टू क्रिएट 1 or more सच ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है। अब ये बताओ कि आईएएस और आईपीएस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज किसने बनाई है? बहुत ध्यान रखो, पहले से चली आ रही है तो अंग्रेजों के समय से। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कहा है कि डीम्ड टू बी क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट ने ही इनको बनाया हुआ है, यह माना जाएगा। ठीक है, कि संसद ने ही इनको बनाया है। क्लियर? एक और चीज याद रखिएगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में कोई पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे नहीं मानी जाएगी यदि क्रिएट की जाती है तो।